हेलो एवरीवन। एसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना। इस वीडियो के थ्रू हम लोग सीरीज आरएलसी एसी सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन की बात करेंगे। तो रेजोनेंस, जैसा कि पहले ही कहा कि रेजोनेंस का मतलब क्या होगा कि सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, कोई भी सीरीज आरएलसी सर्किट जिसको हमने वोल्टेज सप्लाई दे रखा है, जिसका एम्पलीट्यूड है Vm और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, है ना, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2πf। तो करंट एम्पलीट्यूड जो होगा Im वो कैसे गिवन होगा? तो करंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है Vm बाई Z। Vm हो गया वोल्टेज एम्पलीट्यूड, Z हो गया आरएलसी सर्किट का इंपेडेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। यहां पे आर क्या है? रेसिस्टेंस है। एक्सी क्या है? कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। एक्सएल क्या है? इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक, अब एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1/ωc होती है। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ωL होती है। तो दोनों में देखिए ओमेगा का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो रेजोनेंस अचीव करने के लिए मीन्स Im की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस ओमेगा की वैल्यू को कुछ इस तरह से वैरी करेंगे ताकि ओमेगा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू ओमेगा नॉट पर एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल हो जाए। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाए। ठीक, तो जैसे ही ये दोनों बराबर होंगे आपस में मैग्नीट्यूड में किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे, तो ध्यान से देखिए करंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले को। Z की जो वैल्यू थी वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? एक्सी माइनस एक्सएल तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो गया, है ना। तो क्या बचेगा? अंडर रूट में सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। ठीक, जिसकी वैल्यू फर्दर क्या मिलेगी? सिर्फ आर के बराबर मिलेगी। मीन्स Z जो है मिनिमम हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा किसके? रेसिस्टेंस के। ठीक, तो इसका डेरिवेशन भी देख लीजिए। देखिए ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट पे क्या हो रहा था? एक्स इक्वल टू एक्सएल हो रहा था। ठीक, तो Z की वैल्यू क्या मॉडिफाई होगी? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ये है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में सिर्फ आर स्क्वायर, और ये दोनों चूंकि आपस में बराबर हैं इसलिए डिफरेंस जो है वो 0 मिलेगा। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, मतलब सिर्फ आर, मतलब Z मिनिमम हो जाएगा और किसके बराबर होगा? रेसिस्टेंस की वैल्यू के, जो कि उस आरएलसी सर्किट में लगा होगा। ठीक है, तो Z जैसे ही मिनिमम होगा वैसे ही इस रेशियो के अकॉर्डिंग Im की वैल्यू क्या होगी? अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को अचीव कर लेगा, है ना। क्योंकि मैथ्स के टर्म्स में भी अगर समझें तो पर्टिकुलर न्यूमरेटर के लिए अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को घटा दें तो क्या होगा? ओवरऑल रेशियो बढ़ेगा, और जब डिनोमिनेटर अपना मिनिमम पे पहुंच जाएगा तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा? अपने मैक्सिमम पे हो जाएगा। ठीक, तो जो रेजोनेंस का कंडीशन डेफिनेशन कहता है कि करंट मैक्सिमम हो जाना चाहिए, तो ओमेगा को वेरी करा के, मतलब एक्सी और एक्सएल को आपस में बराबर करके, मतलब इंपेडेंस को मिनिमम करके हम क्या कर सकते हैं? करंट की वैल्यू मैक्सिमम कर सकते हैं, मतलब सर्किट में रेजोनेंस अचीव कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट जिस पर एक्सी इक्वल टू एक्सएल हुआ, मतलब Z जो है वो मिनिमम हुआ आर के बराबर,
मतलब जिस पर कि Im जो है अपना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू गेन कर लिया, उसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे एक्सी इक्वल टू एक्सएल था, और एक्सी और एक्सएल की वैल्यू क्या है, 1/ωc और ओमेगा एल। तो चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, इसलिए ये मॉडिफाई हो जाएगा ओमेगा नॉट सी में, और ये मॉडिफाई हो जाएगा ओमेगा नॉट एल में। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये एल नीचे आ जाएगा, और सी तो पहले से ही था, है ना। तो सिर्फ ओमेगा नॉट क्या मिल जाएगा हमको, अंडर रूट में 1/LC, जिसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक आंसर हो गया। अगर हमको f की वैल्यू निकालनी हो तब क्या करेंगे, तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लीजिए, इस फॉर्मूले को। तो चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो हम ओमेगा नॉट को भी क्या लिख सकते हैं, 2πf0 लिख सकते हैं। तो देखिए ओमेगा नॉट इज इक्वल टू इतना था, मतलब 2πf0 इज इक्वल टू है 1/√LC, इसलिए f0 क्या हो जाएगा, 2π नीचे आ जाएगा, मतलब 1/2π और 1/√LC, है ना। तो इस तरह से हमने f0 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करें तो हमको ये पता चलता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट को मैक्सिमम किया जा सकता है ओमेगा को वैरी करके। ठीक, ओमेगा जब वैरी करेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू आपस में हो जाएगा बराबर, जिसके कारण इंपीडेंस अपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जिसके कारण यूजिंग दिस फॉर्मूला करंट का वैल्यू अपना मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक, एक और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की, है ना। अब हम बात करते हैं कि रेजोनेंस जो फिनोमेना है उसका इस्तेमाल कहां होता है। तो रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल हम लोग ट्यूनिंग सर्किट के तौर पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर क्या होता है, बहुत सारे जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से या ट्रांसमिटिंग स्टेशन से, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के चैनल को वो आपको सुनने में मदद करता है। ठीक, तो अब है कि ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज एक रेडियो स्टेशन जो होता है वो एक ही साथ में कई सारे चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करता है। तो एक ही समय में आपके रिसीवर पे, आपके रेडियो पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज रिसीव होती हैं। तो रेडियो में कुछ तो ऐसी व्यवस्था होती होगी जिसके कारण यह पॉसिबल होता है कि हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चैनल को सुन सकते हो। तो उसका सॉल्यूशन देता है यही रेजोनेंस का फिनोमेना, और जो सर्किट होता है जिसकी मदद से हम पर्टिकुलर सिग्नल को हम रिसीव करते हैं बहुत सारे सिग्नल्स के बीच में से, उसको हम कहते हैं ट्यूनिंग सर्किट। तो ट्यूनिंग सर्किट की मदद से हम एक्चुअल में करते क्या है कि ट्यूनिंग सर्किट में हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को वैरी करते हैं। ठीक, इंडक्टेंस की वैल्यू को फिक्स रखा जाता है। ठीक है, एल को फिक्स रखते हैं, सी को वैरी करते हैं। सी को हम इस तरह से वैरी करते हैं कि रेडियो का जो सर्किट का फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो बराबर हो जाए किसके, उस पर्टिकुलर चैनल के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के। जैसे मान लीजिए 98.3 आप चैनल सुनना चाह रहे हैं रेडियो मिर्ची, है ना, तो आपको सी को इस तरह से वैरी करना होगा अपने रेडियो के, ताकि उस रेडियो का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा उस रेडियो मिर्ची वाले चैनल के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, मैच हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी सर्किट में, वैसे ही सर्किट में मतलब रेडियो में करंट मैक्सिमम वैल्यू का
फ्लो होने लगेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, उस पर्टिकुलर चैनल के बराबर होगी जो आपको सुनना है। ठीक, अगर 94.3 सुनना है हमको तब क्या करेंगे, तब फिर से हम सी को वेरी करेंगे ताकि सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 94.3 वाले चैनल के सिग्नल के बराबर हो जाए। ठीक, तो उस समय फिर सर्किट में मैक्सिमम करंट इस तरह की फ्लो करेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी उस 94.3 वाले चैनल के सिग्नल के। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए रखनी है कि रेजोनेंस कब पॉसिबल है। तो रेजोनेंस पॉसिबल होने के लिए हमको जरूरी है कि सर्किट में एल और सी दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करें। मीन्स रेजोनेंस सिर्फ आरसी सर्किट में या सिर्फ आरएल सर्किट में संभव नहीं है। सर्किट में रेजोनेंस का फिनोमेना होने के लिए उसमें आर के साथ साथ एल और सी दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाते हैं, जिसके कारण चूंकि ये सीरीज आरएलसी सर्किट होता है तो करंट जो है वो तीनों कंपोनेंट में इक्वल ही फ्लो करेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो आपका मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा आई एक्ससी और आई एक्सएल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्ससी इज इक्वल टू एक्सएल तो है ही और आई तो ऐसे भी बराबर है, सेम है ना। और चूंकि ये दोनों वोल्टेजेस आपस में 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसके कारण होता यह है कि जितना सप्लाई वोल्टेज होता है वो पूरा का पूरा रेसिस्टेंस पे अपीयर हो जाता है। ठीक, और साथ ही साथ इंपिडेंस आपका मिनिमम हो जाता है, जिस कारण करंट का एम्पलीट्यूड अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। ठीक, तो सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, एल और सी दोनों का प्रेजेंट रहना। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स कि रेजोनेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर बोल भी देता हूं, नंबर है 9179979001। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।